नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आप बताने वाले हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल में, जो कि बोकारो स्टील प्लांट है के नाम से भी फेमस है, आपको पता होगा। बोकारो में मतलब सेल की यूनिट है उसमें, और उसी की तरह से एक दो और जो इसकी यूनिट्स हैं वहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या है वैकेंसी, मतलब किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, कितनी संख्या में निकली हुई है, क्या है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कब तक उसको अप्लाई करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो वैकेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, और यहाँ पे देखिए बोकारो स्टील प्लांट का भी नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए, एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन सेल बोकारो स्टील प्लांट, सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट एंड सेल कोलरेज डिवीजन। तो ये तीन तरह की जो इसकी यूनिट्स हैं, मतलब एक तो स्टील प्लांट, दूसरा रिफ्रैक्ट्री यूनिट और तीसरा कोलरेज डिवीजन, इन सभी में मिला करके ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे देखिए पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर में जो वैकेंसी निकली हुई है ये बीएसएल यानी कि बोकारो स्टील प्लांट में निकला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए GJOM है, ये झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस है, उसमें वैकेंसी निकला हुआ है। और ये जो सारे पोस्ट है ये डॉक्टर्स के पोस्ट है, रेडियोलॉजी, साइकेट्री, क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक्स, रेडियोथेरेपी, जनरल मेडिसिन, एनेस्थीसिया, ये सारी पोस्ट जो है वो डॉक्टर की वैकेंसी है। तो देख लीजिएगा, जो डॉक्टर लोग होंगे वही इसको भर सकेंगे। फिर नेक्स्ट भी यहाँ पे देखिए मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, एमओ की, ये भी डॉक्टर की वैकेंसी है, और इसमें भी आपको बोकारो स्टील प्लांट में निकला हुआ है। और फिर ये झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में निकला हुआ है इसमें वैकेंसी। ये तीसरा जो सी है ये भी आपको डॉक्टर की ही वैकेंसी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये मैनेजमेंट ट्रेनी, इसकी वैकेंसी निकली हुई, इसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में निकली हुई वैकेंसी। ये 3 टोटल नंबर वैकेंसी है, और 3 की संख्या में वैकेंसी, टोटल सिर्फ जनरल के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे देखिएगा ST SC OBC EWS का ये जो कॉलम है वो खाली है। तो जो हमारे मित्र जो SC या ST या OBC या EWS से बिलोंग करते हैं वो ऐसा ना सोचें कि हम इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो सीट ही नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको पता हो कि जो जनरल की सीटें होती हैं ना, उसमें आप सभी एलिजिबल होते हैं भरने के लिए। और अगर आप भी अच्छा मार्क्स लेके आते हैं एग्ज़ाम में, मतलब अगर आपके अच्छे नंबर हैं जनरल से, तो आपका ही सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उसमें अगर आपके लिए पोस्ट ही नहीं है आपकी कैटेगरी के लिए, तो आप उसमें नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जनरल के लिए, सभी के लिए जनरल की सीटें जो है सो ओपन रहती हैं। जो भी ज़्यादा नंबर लाएगा वो सीट लेकर के जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए अब आते हैं पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली है दोस्तों, और ये मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ये अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग तरह की, और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे देखिए तो वैकेंसी निकली हुई है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, जो ये माइनिंग फोरमैन की वैकेंसी है, फिर ये सर्वेयर ग्रेड 3 की वैकेंसी है, S3 की, माइनिंग मेट की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी संख्या में मतलब ये वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी लोग इसमें एलिजिबल हैं यहाँ पे देख लीजिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, हैवी मोटर व्हीकल की वैकेंसी, और टोटल देखिए 34 पोस्ट हैं। इसमें माइनिंग सेवादार के 50 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है। और आपको अगर कुछ डाउट हो रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे CD लिखा हुआ है, SRU लिखा हुआ है, तो वो क्या है, उसका जो फुल फॉर्म है ना आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यूनिट्स हैं ये सेल की यूनिट्स है। जैसे BSL तो बोकारो स्टील प्लांट, JGOM तो झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, SRU तो सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट, CD मतलब सेल कोलरेज डिवीजन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म की यहाँ पे फुल फॉर्म दी हुई है। अब जो बात मैंने आपको पहले कही थी ना कि जनरल OBC के कैंडिडेट, ST SC और OBC कैंडिडेट जो है सो जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST या OBC कैटेगरी में ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व पोस्ट प्रोवाइडेड दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब जो भी कैंडिडेट जो ST SC या OBC से बिलोंग करते हैं वो सभी जनरल कैटेगरी के लिए जो सीटें खाली हैं उसको उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी रखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस
सारा कुछ दिया हुआ है। 15/4/2023 को ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। जैसे कंसल्टेंट की वैकेंसी के लिए आपको सबसे अधिकतम एज आपके पास 41 साल की होनी चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए या डीएनबी की डिग्री होनी चाहिए। ये तो खैर डॉक्टर लोगों के लिए है, तो डॉक्टर लोग तो समझ ही पा रहे होंगे क्या है इसमें। और ये 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए। वहीं उसी तरह से मेडिकल ऑफिसर, ये भी डॉक्टर की वैकेंसी है, लेकिन मैक्सिमम एज इसमें 40 साल रखा गया है। और छूट की बात करें एज में तो आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट मिलती है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी/एससी के लिए 5 साल, तो इस तरह की छूट इसमें भी एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देखिए, मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये भी डॉक्टर की वैकेंसी है, तो इसके लिए भी आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। जो सेफ्टी कैटेगरी में जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फुल टाइम इन एनी ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए आपको, या तो इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए और साथ ही साथ आपको पीजी की डिग्री चाहिए, डिप्लोमा और इन सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और मार्क्स क्या चाहिए आपको, तो कम से कम 65% आपको नंबर चाहिए। वहीं अगर एसटी/एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको 55% नंबर होने चाहिए उसमें। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस क्या चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फैक्ट्री इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। तो आपके पास उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए, जो कि असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी कैटेगरी में है। एज की बात करें तो मैक्सिमम 30 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल इन्वायरमेंट के लिए मैक्सिमम एज देखिएगा तो 28 साल है, और इसके लिए भी आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसके अलावे अगर वो नहीं है आपके पास तो उसमें से आप देखिए यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फुल टाइम इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड ME यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी फुल टाइम इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर ये क्वालिफिकेशन भी आपके पास है तो भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 65% मार्क्स आपको चाहिए अगर आप जनरल से या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो, और 55% आपको चाहिए ST/SC से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के बारे में। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। इसमें आपको क्या चाहिए, तो मैट्रिक के बाद आपको 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए, और उसमें कम से कम आपको 50% नंबर होने चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ST/SC के लिए आपको 40% की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं चाहिए। वहीं अगर माइनिंग फॉरमैन की बात करें तो मैक्सिमम एज 28 साल रखा गया हुआ है, और इसमें भी मैट्रिक के साथ साथ 3 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए। नंबर वही 50% जनरल ओबीसी के लिए और 40% ST/SC PWD के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सर्वेयर के लिए। तो सर्वेयर के लिए भी आपको देखिएगा तो मैक्सिमम एज 28 साल है। इसमें भी आपको मैट्रिक के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। वही मैक्सिमम जो मिनिमम मार्क्स है वो जनरल ओबीसी के लिए 50 और ST/SC PWD के लिए 40 साल चाहिए। साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि सर्वेयर के फील्ड में, सिंपल बात है। नेक्स्ट माइनिंग मेट की वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 28 साल। इसमें क्या चाहिए, तो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए विथ वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961 फ्रॉम द मेटालिफेरस माइंस। मतलब आपके पास तो मैट्रिक पास होना ही चाहिए, उसके साथ माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके अलावे आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए, यानी कि माइनिंग मेट का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, यानी कि HMV हैवी मोटर व्हीकल के लिए जो वैकेंसी है, उसमें आपको अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। क्या चाहिए, तो मैट्रिक पास होना चाहिए सिर्फ। उसके साथ साथ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए या इक्विवेलेंट टू ऑपरेट हैवी अर्थ मूविंग और माइनिंग इक्विपमेंट, ठीक है। अगर ये मतलब आपके पास मैट्रिक के साथ साथ HMV है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं, या अगर आप मैट्रिक पास हैं और ये क्या बोलते हैं हैवी अर्थ मूविंग और माइनिंग इक्विपमेंट अगर आप ऑपरेट करने में सक्षम हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो अपर एज लिमिट 28 साल ही रखा गया है और इसमें मैट्रिक प्लस ITI चाहिए, फुल टाइम, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसमें सभी लोग जो ITI पास हैं इलेक्ट्रीशियन से वो सभी भर सकते हैं। माइनिंग सिरदार की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, मैट्रिक प्लस वही आपको चाहिए माइनिंग सिरदार का सर्टिफिकेट और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वालिफिकेशन भी मांगा जा रहा है इसके लिए, तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST SC के लिए 5 साल छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल और जो PWD के कैंडिडेट हैं और ESM हैं ये 10 साल उनको दिया गया है छूट, ठीक है दोस्तों। अब ये जो वैकेंसी आई है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जा रहा है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। जिससे जो एग्जीक्यूटिव कैडर है ना उसके लिए देखिए हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर रखा गया है इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए, और जो नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, ठीक है। वहीं महिलाओं के लिए 143 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। वेट की बात करें तो 45 किलो वेट रखा गया है, जबकि महिलाओं के लिए 35 kg का वेट रखा गया है। और यहाँ पे देखिए नॉर्मली ये चीज़ तो खैर नहीं देखने को मिलती है महिलाओं में, ये जो चेस्ट मेजरमेंट है वो आपको दिया गया है कि 72 सेंटीमीटर और मिनिमम होना चाहिए, जबकि 75 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके होना चाहिए। और यहाँ पे महिलाओं के लिए भी दिया गया है कि 75 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्मली ये चीज़ महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिएगा नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए जो वैकेंसी है उसमें हाइट के बारे में कहा गया है कि हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 45 किलो होना चाहिए और चेस्ट मेजरमेंट 72 बिना फुलाए और 75 फुला करके। वहीं महिलाओं के लिए देखें तो 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 35 किलो वेट होना चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 75, जबकि फुला करके 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जो ये फॉर्म भरने के लिए पैसा जो लगने वाला है ना, आपकी जेब से खर्च होने वाला है दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कितना पैसा आपको लगने वाला है आपकी जेब से। तो अगर आप जनरल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं और अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपके जेब से 700 रुपये खर्च हो जाएंगे। और वहीं अगर आप ग्रेड S3 वाले पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपके जेब से 500 रुपये निकलने वाले हैं, जिसमें अच्छी खासी पार्टी भी आप कर सकते हैं। वहीं अगर आप S1 की बात करें तो 300 रुपये आपके जेब से खर्च होने वाले हैं। और अगर आप ST SC या PWD या ESM कैंडिडेट हैं तो आपके जेब से 200 रुपये खर्च होंगे अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भरते हैं। वहीं ग्रेड S3 के लिए 150 और S1 के लिए आपको 100 रुपया खर्च होने वाला है। तो पैसा भी अच्छा खासा यहाँ पे खींचा जा रहा है आपका जेब से। अब लास्ट में हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो यहाँ पे देख लीजिए कि डेट इसकी जो है सो 25/3 यानी कि आज से ही इसको अप्लाई करने के लिए आपको शुरू कर देना है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/4/2023 रखी गई है और इसका एग्ज़ाम जो है सो मई जून में होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी इसको भरेंगे अपनी तैयारी एकदम फटाफट से शुरू कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए। और अप्लाई करने के लिए भी आज से ही शुरू कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर जाम हो जाता है और वो वेबसाइट फिर नहीं चल पाती है तो लोग भर नहीं पाते हैं। जैसा अभी SSC जो फेज़ 11 का वैकेंसी आया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, उसका वेबसाइट एकदम ब्लॉक हो गया है, दिन में चल ही नहीं रहा है, लोग फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। जबकि मैंने उस पर वीडियो बनाया था तो उसी में कहा था कि आप जब से शुरू होता है उसी समय से आप फटाफट अप्लाई कर लीजिए। लेकिन जो कुछ लोग छूट जाते हैं वो लास्ट में सोचते हैं करने के लिए। अब मामला फंस रहा है, कुछ लोग सुबह में उठ करके 4 बजे, कोई भोर में 2 बजे 3 बजे उठ करके इसको अप्लाई कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से भी हो पा रहा है, एक फॉर्म अप्लाई करने के एक से 2 घंटा लग जा रहा है। तो आप सोचिए कितना बुरा हाल है। लेकिन आप उस हाल से ना जाएं, आप बल्कि जैसे ही आपका जैसे आज से शुरू हो रहा है तो आज कल 1-2 दिन में फटाफट से आप अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए दोस्तों। एंड आई होप कि मैंने लगभग आपको सारी जानकारी इस वीडियो के बारे में दे दी है। इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी हो चुकी होगी आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।